अगर दुष्यंत चौटाला किसान आंदोलन के समय इस्तीफा दे देता तो आज सीएम होता, अच्छा ना चेहरा होता। ना ना कुछ नहीं होता। चुनाव जीतने के 24 घंटे भी नहीं पकड़े कि उनके साथ उनकी गोदी में जाके बैठ गए सिर्फ इसलिए कि सत्ता का लालच। आपको तो अच्छे से पता होगा अब तो किसका हाथ था जी। अच्छा मेरे को तो मैं बताता मैं मेरे को तो 5 लाख रुपए दुखते हैं। मैंने तो वकील किया था। ब्रिजेंद्र की वोट चोरी उन लोगों ने की जो कांग्रेस का दम भरते थे, कांग्रेस की टिकट मांगते थे। उनको जब ये लगा कि हमारे को टिकट नहीं मिली तो उन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव में लोगों को गुमराह करने की एक बात होती है, उसका इस्तेमाल किया। आपने तो उनको चेयरमैन भी बनाया था। हमने तो लोगों को मुख्यमंत्री भी बनाया। ये तो छोड़ो आप बात कि जो लोग ये कहते थे कि सद्भाव यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं है, उनको खुद आके जब राहुल गांधी जी आए तो खुद आके सुनना पड़ा। कांग्रेस के विधायक हैं गोकुल सेतिया, वो लगातार आप लोगों के बारे में लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो क्या पीछे की कोई वो है जी कहानी या फिर कैसे? अपने आप में भी मजाक बनते हैं और फिर ये भी सोचते हैं कि हम भी कुछ बोलें, तो हम तो नहीं बोलते। भाई ये हुड्डा गुट के हैं, ये रणदीप गुट के हैं, ये आपके गुट के हैं, तो ये चीजें हो रही है। अगर आप कैथल में जाओगे तो क्या पता जिलाध्यक्ष ना आए। यही कारण था कि हार का मुंह देखना पड़ा। अगर सरकार आ जाती कांग्रेस की तो क्या ब्रिजेंद्र सिंह मुख्यमंत्री होते हरियाणा के? लेकिन वो इस बात के पक्ष में नहीं था। वो कह रहा था कि मैं आपका और जेजेपी का किसान आंदोलन की वजह से काफी नुकसान हुआ है, नहीं, मेरा लोग तो ये कहते हैं। किसानों के धरने पे गया कि नहीं गया? कौन गया था बीजेपी से? मैं गया था। ईमानदारी एक सबसे बड़ी चीज है, लेकिन बेईमानी में भी कोई खुले मन से बेईमान होना वो बीजेपी में मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। कि जो पहला उनका वीडियो आया रात वाला, आपने देखा वो? मैंने देखा तो एक साहब कहने लगे कि जिस कैमरामैन ने ये फिक्स किया उनका चेहरा, उसकी नौकरी जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका द एयर न्यूज पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ जो शख्सियत है, 5 बार के एमएलए रह चुके हैं और एक बार लोकसभा हिसार से एमपी रहे हैं, 3 टर्म राज्यसभा में सांसद रहे हैं और 3 टर्म कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, एक्स यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर फॉर पंचायती राज, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो इसके साथ जो लास्ट टाइम का इलेक्शन था 2009 में जो लड़ा था उचाना कला से, सिर्फ 621 वोटों से रह गए थे। 54 साल इनको पॉलिटिक्स में हो गया। तो मेरे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो साहब कैसे हो आप? सेहत ठीक है? हाँ ठीक है। यानी मैं जब आपके पॉडकास्ट में 1 घंटा बैठ सकता हूँ तो ठीक ही हूँ। तो साहब, पहला इलेक्शन जब आपने लड़ा, कुछ याद है उस टाइम का? हाँ हाँ, बताएं थोड़ा। पहला इलेक्शन मैंने नरवाना से लड़ा था विधानसभा का 1972 में, और वो ऐसा इलेक्शन था जब सब जगह कांग्रेस जीत रही थी। मैं वो इलेक्शन नहीं जीत सका, और फिर मुझे 1977 में दोबारा इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। कांग्रेस पार्टी से ही लड़ा मैं, और 77 के इलेक्शन में कांग्रेस कहीं से नहीं जीत रही थी। तब मैंने 1977 में चुनाव जीता। और आज जो आप मेरे पॉडकास्ट के लिए जी आए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 1977 के इलेक्शन ने मुझे एक ऐसी पोजीशन पे ला दिया जिससे कि लोगों की नज़रों में, कांग्रेस की नज़रों में, कांग्रेस के हाईकमांड की नज़रों में मेरा एक स्थान बन गया। तो ये है। तो साहब, राजनीति में कैसे आपने एंट्री की थी? राजनीति में तो
वैसे तो पारिवारिक रूप से देखा जाए तो एंट्री करना मेरे लिए कोई हाँ। ये नहीं था कि नई बात हो, जी। लेकिन 1972 में मेरे पिताजी मंत्री थे हरियाणा में बंसीलाल जी के साथ, और निर्णय ये लिया गया था बंसीलाल जी के माध्यम से कि मेरे पिताजी की जगह मुझे राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। तो मैं तो 1 साल से कुछ समय फालतू हुआ था, वकालत शुरू किए, तो ये मौका मिला। तो मुझे तो उस समय ये ज्ञान नहीं था कि मैं इतनी छोटी उम्र में 25 साल की मेरी उम्र थी, 25 साल से कुछ महीने ज़्यादा, तो चुनाव में एकदम आया और चुनाव लड़ा भी, लेकिन इतना ज्ञान नहीं था कि चुनाव राजनीतिक तौर पे कैसे लड़ना चाहिए। जी। तो इसलिए सोचने की तो बात ही नहीं थी। परंपरागत तौर पे भी आप देखें तो मुझे ये हमेशा लगता था कि एक दिन हो सकता है मुझे भी राजनीति में आना पड़े। जी, तो बिल्कुल। इसके साथ जैसे अब ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि बृजेंद्र सिंह की जी की बात करें तो आप तो एक अधिकारी रहे हैं, आईएएस, पहले आईएएस बने, उसके बाद राजनीति में आए। तो आप उनको डायरेक्ट राजनीति में नहीं लेके आए, क्या वजह थी? नहीं, बृजेंद्र सिंह का तो सीधा था कि वो तो अपने आप में उसका मन ये था कि मैं कुछ करूं, और कुछ करने का मतलब ये था कि मैं अपने पिताजी के नाम से या अपनी परंपरागत राजनीति के दम पे राजनीति में नहीं हूँ, बल्कि मैं कुछ करके दिखाऊं। और उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम लिया उन्होंने, और आईएएस में सिलेक्शन हुआ, उसका 9वें नंबर पे था सारे देश में। तो 21 साल की नौकरी भी की, और लेकिन मन में कहीं ना कहीं उसके भी ये था कि मैं भी राजनीति में आऊं। और खुले तौर पे तो उसने कभी नहीं कहा मेरे को, लेकिन उनके दोस्त जो मिलते थे वो मेरे को बोलते थे कि अंकल जी, बृजेंद्र को भी राजनीति में कब उतारोगे? मैंने कहा उनसे पूछ लो भाई। तो वो कहने लगे हम जो बात कर रहे हैं उनके माध्यम से ही कर रहे हैं। तो ये था कि उसका अपना निर्णय था, और उस निर्णय लिया भी, और फिर चुनाव भी उसकी जीत भी हुई। तो बड़ी सफलता आपकी ये भी है कि बृजेंद्र सिंह जी सांसद बने पहली टर्म में, और आपकी जो धर्मपत्नी है वो विधायक बनी। तो ये भी एक, आपकी जो धर्मपत्नी है वो विधायक बनी, तो ये भी एक बड़ी सफलता है सर। तो अब तो तजुर्बा इतना हो गया आपको, अब जो पिछला चुनाव था वो कैसे मिस कर गए? जो 32 वोटों वाला है, क्या वजह रही थी? वजह तो देखो, बात ये है कि एक तो आजकल चल रहा ना वोट चोरी, वो फैक्टर तो था, लेकिन थोड़ी हद तक था। मैं उसको पूरे तौर पे जिम्मेदार नहीं मानता। लेकिन बृजेंद्र की वोट चोरी उन लोगों ने की जो पिछले 10-12 साल से कांग्रेस की बात करते थे, और जब बृजेंद्र को पार्टी ने मैदान में उतारा तो वही चुनावी मैदान में आके नुकसान किया उन्होंने। और उस नुकसान से ही वरना उचाना का जो गणित है और जो चुनाव था उसमें बीजेपी के कैंडिडेट को मैं शुरू से मानता था 50,000 से ऊपर वोट नहीं मिल सकती, और मैं ये भी मानता था कि बृजेंद्र सिंह की 70,000 से कम नहीं हो सकती। तो जहां चोरी हुई वो अपने लोगों ने, मतलब जो कांग्रेस का दम भरते थे, कांग्रेस की टिकट मांगते थे, और कांग्रेसियों द्वारा उनको समर्थन में दिया जाता था, उनको जब ये लगा कि हमारे को टिकट नहीं मिली तो उन्होंने चुनाव लड़ा। और चुनाव में हर किस्म से जो
लोगों को गुमराह करने की एक बात होती है, उसका इस्तेमाल किया। यही है, और कोई बड़ी बात नहीं थी। आपने तो उनको चेयरमैन भी बनाया था। अब हमने तो पता नहीं किसको क्या क्या बनाया, हमने तो लोगों को मुख्यमंत्री भी बनाया, ये तो छोड़ो आप बात। उसके बाद फिर बीजेपी में आप रहे और कांग्रेस में अब हो, तो कितना कुछ मानते हो आप? कांग्रेस में कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि आप अध्यक्ष भी रहे, कई राज्यों के आप प्रभारी भी रहे हैं, तो क्या लग रहा है आज की तारीख में किस चीज में? कांग्रेस का कुछ भला होगा? हाँ, हरियाणा कांग्रेस का कुछ भला होगा जी? हरियाणा कांग्रेस तो देखिए, कांग्रेस का भला या कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को हरियाणा में दिल से लोग पसंद नहीं करते। एक बहुत बड़ा समाज का ऐसा वर्ग है जो कभी भी बीजेपी की विचारधारा का समर्थक हो ही नहीं सकता। इसलिए, और दूसरा जो आपने कहा कि कांग्रेस का भविष्य या कांग्रेस क्या, तो आज के दिन हरियाणा की बात नहीं, देश में भी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने में अगर कहीं कोई राजनीतिक ताकत है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी में भी राहुल गांधी जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा तो 54 साल का राजनीतिक जीवन है। मैं कम से कम वैसे ठीक है, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन राजनीतिक तौर पे तो विश्लेषण मेरा यही रहता है। और मैं आज भी आपको यही कह रहा हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत है, और मजबूती का कारण भी ये है कि आज की जो शासन करने वाली पार्टी है उससे लोगों में बहुत कुछ, आप ये भी कहोगे कि 3 बार कैसे चुनाव जीत गए, तो कई चुनाव ऐसे भी हैं जो कई तरीकों से जीते जाते हैं। कैसे जी? आपने देख ही लिया कि भाजपा ने एक बड़ा प्रयास किया जिसमें उनको कुछ सफलता भी मिली, कि उन्होंने समाज को बांटने की कोशिश की, और जहां उनको ये फार्मूला काम नहीं करता कि हिंदू मुस्लिम की बात करें, हरियाणा में तो ये फार्मूला काम नहीं करता, तो यहाँ फिर दूसरा फार्मूला के जातीय आधार पे बांटे। और जातीय आधार का मतलब है कि बड़ी जाति जहां हो उसके खिलाफ दूसरों को किसी ना किसी रूप में कोई प्रलोभन से या किसी आगे की कुछ बातों से उनको प्रभावित करके और समाज को बांटने की कोशिश करें। उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में थोड़ी सी सफलता उनको मिली है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि हरियाणा में सामाजिक दृष्टि से आज भी हमारा समाज, क्योंकि परंपरागत तौर पे हरियाणा का जो सामाजिक जीवन है, और खास तौर पे देहात का, गांव का, वो इतना मजबूत है कि 36 बिरादरी के लोग रहते हैं और आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, तो वो तो नहीं तोड़ सके। वो हमारी जो सभ्यता की एक बड़ी हमारी देन है कि हम इकट्ठा रहना जानते हैं। लेकिन चुनावी राजनीति में उनको कुछ ना कुछ इस बात के लिए सफलता मिली है। इसी बात पे प्रदेशाध्यक्ष, बीजेपी की प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता, उनका बयान काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जो नौकरियां लगती थी वो मीडिएट, बाद में तो उस बयान को चेंज कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बयान वायरल हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक विशेष जाति समुदाय की बात की है। चेंज क्या किया उसने? बाद में कहा कि मेरा मतलब ये नहीं था कि मेरा मतलब तो ये था कि जो नौकरियों को लेकर पर्ची लेके आते थे उनको लेकर था, मीडिएटर को लेकर। देखिए, अगर मैं तो यही कहूँगा कि उनको मौका मिला अध्यक्ष बनने का, तो अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी पार्टी की, और ये तो राज पार्टी है। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि सामाजिक दृष्टि से समाज को आप गलत लाइन पे लेके जाओगे तो राजनीतिक परिणाम आपको बेशक किसी ना किसी समय फायदा हो सकता है, लेकिन उसके बहुत भयानक परिणाम हो सकते हैं।
और भयानक परिणाम का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसी चीजों को पैदा कर दें जिससे कि समाज में बिखराव आए। और इसीलिए तो बृजेंद्र सिंह जो मेरे बेटे हैं, उन्होंने इस चीज को भांप के और राहुल जी से बात करके सद्भाव यात्रा शुरू की और एक ही बात को लेकर निकले कि हरियाणा में सांस्कृतिक रूप से, सभ्यता के रूप से, हमारे रहन सहन के तरीके से हमारा समाज बहुत इकट्ठा है और इसको कोई ना कोई इस बात को लेकर चले कि इसको खंडित करें, इसको बिखराव करें। और जहां भी गए बहुत लोगों का बहुत अच्छा समर्थन इस बात के लिए मिला। और मैं आज भी ये कहता हूं कि इस लड़ाई को हम हरियाणा में कोई इस तरह की बात करेंगे तो इस लड़ाई को और तेज करेंगे, सद्भाव की लड़ाई। सद्भाव जरूरी है, जीते हारे कोई सरकार बनाए किसी की, लेकिन कम से कम आपस में रहने के लिए तो इतना तो आदमी के मन में हो। तो ये है। आपने कहा कि कांग्रेस का भविष्य अब अच्छा है, एकजुट है कांग्रेस, लेकिन चौधरी विजेंद्र सिंह की जो सद्भाव यात्रा की बात की आपने, उसमें तो आपने देखा कि कितनी टांग खिंचाई हुई। बल्कि आप वाले लोग ही ये चाहते थे पार्टी के कि राहुल गांधी ना आए, और जिस टाइम राहुल गांधी आया भी तो सभी विधायकों की किसी को वहां पे आने नहीं दिया, मेन से लोग थे। देखिए, बात यह है कि जो भी विधायक भी हैं या कांग्रेस पार्टी भी है, उसका आपको भी पता है कि 12 साल तक तो संगठन ही नहीं था। और मैं तो अब 20 साल की बात करता हूं कि 2009 से लेके और 2026 तक आप ये अंदाजा लगाएं कि कांग्रेस पार्टी किसी न किसी रूप में संगठन ना होने की वजह से कुछ लोगों तक सीमित होकर रह गई। और वो लोग ये थे जो ये चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी उनका आधिपत्य, उनकी पूरी पकड़ कोई दूसरा ना छीन ले। इसलिए एक अगर ऐसा कोई राजनीतिक दल में ऐसा होता है तो उसके परिणाम कभी अच्छे नहीं आते। और यही कारण था कि लोग कहें कि कांग्रेस आए, और कांग्रेस के जो नेता लोग हैं वो ये सोचें कि आए तो हमारी आए, ना तो कांग्रेस आए ना। तो ये और यही कारण था कि हार का मुंह देखना पड़ा। और मैं तो इतना समझ सकता हूं कि बीजेपी के प्रयास से ज्यादा ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जो कांग्रेस में संगठन ना होने की वजह से, आधिपत्य होने की वजह से, और सारे के सारे कांग्रेस को अपने तक सीमित रखने की वजह से ये परिणाम निकले। अब राहुल जी पिछले साल आए और उन्होंने इस बात के लिए कहा कि अब संगठन बनेगा, और संगठन आपको भी पता है बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और मैं ये कहूँ कि 70% तक संगठन तो बन गया जी, जैसे जिलाध्यक्ष बनाए हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जिलाध्यक्ष भी गुट में बने हैं सर। भाई ये हुड्डा गुट के हैं, ये रणदीप गुट के हैं, ये आपके गुट के हैं। तो ये चीजें हो रही है। अगर आप कैथल में जाओगे तो क्या पता जिलाध्यक्ष ना आए। मैं यही तो आपको बता रहा हूं कि संगठन बनने से आप ये मान के चलो, जब पूरा संगठन बन जाएगा, हरियाणा में कम से कम 40,000 के करीब ऐसे कांग्रेस के साथी कार्यकर्ता होंगे जो पुराने ढर्रे से भी चलने वाले हैं और जो नए जुड़े हैं। ये जब संगठन बन जाएगा तो ये बहुत बड़ी ताकत है। और इस ताकत को जब, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो ब्लॉक का अध्यक्ष हो, और चाहे वो प्रदेश का अध्यक्ष हो, उनको जब ये लगेगा कि कांग्रेस अब नेताओं तक सीमित नहीं है, मैं तो ये कहता हूं कांग्रेस अब कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है,
अब कांग्रेस लोगों तक पहुंच गई है। जब लोगों तक कोई पार्टी पहुंच जाती है तो फिर जो ये कहते हैं ना कि मैं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगा, मेरी पकड़ रहे या ना रहे, ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं। फिर कांग्रेस लोगों की पार्टी होती है। और जब ऐसी व्यवस्था है तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दिशा में कांग्रेस चल रही है। और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि जो लोग ये कहते थे कि सद्भाव यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं है, उनको खुद आके, जब राहुल गांधी जी आए तो खुद आके सुनना पड़ा कि इस यात्रा के मैं साथ हूं। ब्रजेंद्र सिंह जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। एक बहुत बड़ा काम है जो हर आदमी नहीं कर सकता, हर कार्यकर्ता नहीं कर सकता, हर नेता नहीं कर सकता। और हरियाणा की कांग्रेस भी इस यात्रा के साथ है और देश की कांग्रेस भी इस यात्रा के साथ है। तो आप ये इस बात को समझें कि जब लोग का रुझान होता है तो पार्टी में जिन लोगों ने लाइनें खींच रखी हैं कि हम इस लाइन से पार नहीं जाएंगे, वो लाइनें कोई मायने नहीं रखती। लाइनों की एक तो धुंधलाहट हो जाती है, वो चमकती नहीं है फिर। और जब धुंधलाहट होएगी तो लाइन नजर नहीं आएगी और लोग नजर आएंगे। मैंने तो कई बार देखा, ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के लिए जी। मैंने कांग्रेस को 69-70 में भी स्प्लिट के टाइम देखा जब इंदिरा जी थी। मैंने उसके बाद 77-78 में भी देखा, स्प्लिट के बाद देखा। लेकिन जो लीडरशिप है, उस टाइम इंदिरा जी की लीडरशिप थी, लीडरशिप के साथ लोग जुड़ गए कि ये है कांग्रेस। आज भी मैं ये आपको बात कह रहा हूं कि आज लोग इस बात की तरफ चल पड़े हैं कि कांग्रेस है तो राहुल गांधी के साथ कांग्रेस है। कोई बड़ा छोटा अगर उसको ये कहे कि मैं भी कांग्रेस को अपने जेब में रखने की ताकत रख सकता हूं, आज किसी की हिम्मत नहीं है। वो अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं और लोगों ने भी। और अब जो नई पद्धति शुरू हुई है युवाओं की, उसने तो बिल्कुल ही साफ कर दिया कि कोई लड़ाई लड़ सकता है। इस मामले में भी आएंगे जी, इस मुद्दे पे बात करेंगे। जैसे सद्भाव यात्रा की भविष्यवाणी आपने पहले ही कर दी थी, ज्योतिष देख ली थी आपने राजनीति की कहीं ना कहीं। और जब ये यात्रा शुरू हुई तो लोग ये कह रहे थे कि अब तो इलेक्शन भी नहीं है पास में, बहुत तरह तरह की बातें कह रहे थे कि क्या निकलेगा। लेकिन यात्रा सफल हुई और राहुल गांधी आए इसके बीच में। तो पहले ही आपको ये चीजें पता थी कि यहाँ तक पहुंचेगी ये यात्रा और एक चौधरी विजेंद्र सिंह एक नेता बन के उभरेंगे इससे? देखो, उसका ब्रजेंद्र सिंह ने जो कदम उठाया है, हालांकि मैं उसको दूसरा रास्ता दिखा रहा था कि बड़ी बड़ी रैलियां करो, लेकिन वो इस बात के पक्ष में नहीं था। वो कह रहा था कि मैं हरियाणा की 90 विधानसभाओं में जाऊंगा और कम से कम एक विधानसभा में 2 दिन लगाऊंगा और 15 से 20 किलोमीटर डेली पैदल चलूंगा। ये पैदल चलने की भी जो मैं बात इसलिए कह रहा हूं आपको कि इस देश में राहुल गांधी जी की 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद अगर किसी ने ये साहस किया है कि राहुल जी ने तो सारे देश को पैदल यात्रा करके कन्याकुमारी से कश्मीर का सफर तय किया, मैं अपने राज्य में करूंगा, वो करके दिखाया और 2700-2800 किलोमीटर बनता है। तो ये मैं तो खुद कहता था, मैंने कहा भाई आजकल नेता लोग जैसे करते हैं वैसे कर ले, कि अपने गाड़ियां में चलो, जब गांव आए उससे आधा किलोमीटर पहले गाड़ी से उतरो, गांव में घूम के आगे फिर चल दो। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मैं पैदल चलूंगा। और इसी परिणाम का ये स्वरूप है कि ब्रजेंद्र सिंह को लोगों ने ये समझा कि ही मीन्स बिजनेस, यानी ये जो चला है इसके कई अर्थ हैं और सही अर्थ ये है कि हमारे समाज की जो संरचना है उसको किसी न किसी तरीके से हमें बना के रखना। तो ये है। कभी बीच में यात्रा का ये भी हुआ कि लोग कम है, थोड़ा धैर्य कमजोर हुआ हो?
कि फायदा नहीं है अब यात्रा में हम्म? कुछ बीच में कुछ ऐसी अटकलें भी आई कि लोग कम है, यात्रा के साथ कम लोग चल रहे हैं, और आपने तो बड़ा साथ दिया, आप भी बड़े पैदल चले उसमें। ठीक है, मैं जितना चल सकता था चला हूँ। और मैं ये भी समझता हूँ कि पैदल चलाऊं तो मुझे यानी मैं ये भी समझता कि स्वस्थ रहने का भी एक तरीका है। बाकी लोगों ने पूरा साथ दिया है, और खास तौर पे जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, पढ़े लिखे लोग हैं, सरकारी कर्मचारी लाखों की संख्या में हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, डॉक्टर्स हैं, आप जैसे पत्रकार हैं, मीडिया के लोग हैं। मैं कहता हूं कि उनके मन में इस यात्रा के प्रति ज्यादा झुकाव था, और वो ये समझते थे कि हम समाज को अगर जोड़ के नहीं रखेंगे तो सब कुछ गलत रास्ते पे चला जाएगा। और जिस देश को आजादी 80 साल पहले मिली है, इसकी मजबूती इसी बात में है कि ये देश को मैं अगर परिभाषित करूं तो देश का मतलब ये कि लोग हैं, और लोग ही अगर कंफर्टेबल नहीं होंगे, उनका जीवन सामान्य रूप से नहीं चलेगा, उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव भयानक रूप से होंगे, समाज की कमजोरी की वजह से, समाज में बिखराव की वजह से, तो वो तो इसलिए ये बहुत जरूरी था। और इसमें पूरी सफलता इस संदेश को देने के लिए कि हम एक हैं, हमारी यही सोच होनी चाहिए कि आपस में मिलके रहें। वोट वाट तो कोई किसी को देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। वो तो कई बार जातीय आधार पे भी दे देते हैं, क्षेत्रीय आधार पे भी दे देते हैं, या कोई नया कोई शगुफा छोड़ दे उसके हिसाब से भी दे देते, लेकिन देने के बावजूद भी समाज एक होता है, उसमें दुर्भाव नहीं होता, आपस में ईर्ष्या नहीं होती। इनकी कोशिश ये थी बीजेपी की कि ईर्ष्या पैदा करो ताकि परमानेंटली, स्थायी रूप से आपको एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक गांव में एक धड़ा तो आपके साथ रहे जी। तो ये था। चौधरी अभय सिंह चौटाला का बयान आया जी, उन्होंने कहा कि चौधरी बृजेंद्र सिंह सीधा राहुल गांधी से टिकट लेके आए थे, मुख्यमंत्री बन सकते थे, इसलिए कहीं ना कहीं उनको जिताने नहीं दिया। कितनी सच्चाई है जी? ठीक है, वो तो ये तो सही है कि बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने से पहले राहुल गांधी जी से उनका पार्लियामेंट के मेंबर होने, और जो डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी है वो 3-3.5 साल तक राहुल जी भी और बृजेंद्र दोनों उसी कमेटी के मेंबर रहे हैं। और मैं आपको ये इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ जी। कि जब डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती थी, उसके बाद कई बार ये चर्चा का विषय बनता था राहुल गांधी जी में और बृजेंद्र में कि आप हो तो बीजेपी में, लेकिन आप जो सवाल जवाब करते हो मीटिंग में, वो तो ऐसे लगता है जैसे हमारे जैसे सवाल हो, जैसे हम कांग्रेस के या विपक्ष के लोग करते हैं, आप ऐसे सवाल करते हो। तो इनका आपस में इस किस्म की बात थी। तो और यही परिणाम, इस बात का परिणाम निकला कि बृजेंद्र ने फैसला किया कि मैं राजनीतिक रूप से और राजनीति में जो फिलॉसफी है, दर्शन है, उस दर्शन के हिसाब से तो कांग्रेस में ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा आराम से मैं अपनी बात कह सकूंगा। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरा अपना राजनीतिक जीवन में मैंने ये सीखा है या महसूस किया है कि कांग्रेस पार्टी में हर आदमी को अपनी विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और विचारों की अभिव्यक्ति पे कोई रोक टोक नहीं है। और मैं 10 साल बीजेपी में रहा हूं, वहां विचारों की अभिव्यक्ति सिर्फ या तो पर्दे के पीछे होती हैं और फिर उनको आगे प्रसारित किया जाता है, और वो गलत हो या ठीक हो,
बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का नेता, उसको ठीक माने या ना माने, जी लेकिन उसके साथ निभाना पड़ता है, जो कि प्रजातंत्र में कहीं ना कहीं ये जो मूक दर्शक बन के आप किसी पार्टी में हो, तो आप प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं अपना फर्ज नहीं पूरा कर रहे। जी, जो ये बयान की चर्चा है, अगर सरकार आ जाती कांग्रेस की, तो क्या बृजेंद्र सिंह मुख्यमंत्री होते हरियाणा के? देखिए, ये तो ये कोई मतलब ऐसी बातें हैं जिनका कोई ये प्रियम्पशन होती हैं, और इसके बारे में तो आपने तो मेरा भी सुन लिया होगा। जी। मेरे को तो 2-3 बार ऐसे मौके मिले हैं, लेकिन मैं नहीं बना। तो क्यों नहीं बना? क्योंकि ये समझ लेना कि मैं तो बनना ही है, ऐसा नहीं है राजनीति में। लेकिन बृजेंद्र सिंह ने एक बात साबित की कि हरियाणा की राजनीति में कम से कम हमारे को मुद्दों पे स्पष्ट हमारा विचार होना चाहिए, और वो विचार हो जिससे कि हम ये कह सकें कि हम राजनीति में राजनीतिक सत्ता के लिए या अपने आप में कुछ बड़ा बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ और भी चीजें हैं जो जरूरी हैं, और वो जरूरी चीजें ही मैं आपको कह रहा हूं कि सद्भाव से बड़ी जरूरी चीज कोई हो नहीं सकती। इसी तरीके से सद्भाव जब बनेगा, तो मैं ये समझता था कि सद्भाव की ताकत से कांग्रेस की ताकत भी बढ़ेगी, दूसरे लोग, नए लोग भी कांग्रेस से जुड़ेंगे, और इस प्रक्रिया में बहुत युवा साथी बहुत जुड़े हैं। चौधरी साहब कुछ कड़वी बातें भी कर लेते हैं, लोग कहते हैं, या फिर ये कहूँ कि आपके जो शुभ चिंतक है वो कहते हैं कि किसान आंदोलन में आप अगर किसानों का साथ देते तो एक अच्छा होता। तो कुछ ऐसा था कि आप अगर जंतर मंत्र में बैठ जाते, इस्तीफा दे देते, फर्क देखो, पड़ता कुछ? इस्तीफों से तो नहीं होता कुछ भी। और मैं तो आपको ये भी बता दूं कि मैं तो जब किसान आंदोलन था तो मैं तो ना तो एमपी था। हाँ, नहीं बृजेंद्र सिंह जी। नहीं, बृजेंद्र सिंह भी, मैं एक तो बात आप ये साफ कर लें कि मैं किसान आंदोलन में धरनों पे भी गया हूं। बीजेपी का सीनियर लीडर होते हुए इस देश में अगर कोई किसानों के साथ खड़ा हुआ, चाहे वो धरना था और चाहे प्रेस के साथ बात करने की बात थी, और चाहे किसान यूनियन की जो संयुक्त किसान मोर्चा के लोग भी मेरे से जब उन्होंने संबंध स्थापित किया कि भाई बात करो, इन्होंने तो डायलॉग ही बंद कर दिया, संवाद ही नहीं हो रहा, इन सारी बातों में मैं किसान के साथ खड़ा था। और ये सभी को पता है, चाहे पलवल का धरना हो, चाहे बहादुरगढ़ का धरना हो, और चाहे ये क्या नाम इसका गाजीपुर का था, और टिकरी बॉर्डर, हाँ, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर के अलावा भी इधर भी धरना था एक, जो बादशाहपुर नहीं, ये जो राजस्थान उस साइड था जी, सड़क जाती ना जयपुर, हाँ जी, जयपुर की सड़क पे कोई 30-40 किलोमीटर जब बाहर जाके जहाँ हरियाणा की बाउंड्री आती है उससे वहाँ भी आप गए हो? उस धरने पे भी। और वो धरना राजस्थान के किसानों ने संभाला हुआ था। ये टीकरी वगैरह का हरियाणा पंजाब का किसान था, और सब ने मिलके कोशिश की थी, और उस कोशिश के परिणाम ये निकले थे कि एक सरकार जो घमंड में है, उसका घमंड पहली बार टूटा, और प्रधानमंत्री ने माफी मांगी कि मैं कहीं ना कहीं हम गलती पे थे, हम किसानों से पूरा संवाद करके निर्णय ना ले सके, इसलिए हमारे को इस बात का दुख है और हमारी गलती है, तो हम तीनों जो कानून थे वो वापस लेते हैं। ये प्रधानमंत्री ने खुद कहा। और
उसके बाद का जो सफर है जी। उसमें ये महसूस भी किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं तो सच्चाई पे भी आओ। बात तो आपने बहुत बड़ी बड़ी कर दी है बीजेपी की सरकार ने, लेकिन आज भी एमएसपी की बात का वायदा करते हो, वो वायदा आपने पूरा नहीं किया। आप किसान को ये समझते थे कि आप 3 साल में 2022 तक उसको पूरा मालो माल कर देंगे, उसकी आर्थिक अवस्था में एक बड़ा भारी सुधार करेंगे और उसको कह रहे थे ना कि उसको डबल फायदा होगा, दुगना फायदा करेंगे हम किसान को। कहाँ है वो? मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में मैंने ये महसूस किया है कि ना तो वो कमेरे वर्ग के साथ है जी। और ना वो खेती करने वाले के साथ। खेती के साथ तो हैं। क्यों है? क्योंकि अगर अनाज नहीं होगा तो देश में भुखमरी हो जाएगी, तो सब कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो पैदा करता है किसान, उसके साथ उनकी कोई सहानुभूति नहीं, कोई उनके मन में ये नहीं कि इसको भी आर्थिक तौर पे संपन्नता की तरफ लेकर जाए। नहीं है ऐसा। ये लगातार ये कहते रहते हैं जी, एक तो पर्ची खर्ची का कि हमारी सरकार में पर्ची खर्ची नहीं चलती और पिछली सरकारों में चलती है। आप इसको अच्छे तरह से बता सकते हैं सर, पीछे चलती थी, ऐसा कुछ होता था कि पर्ची देखो, खर्ची से काम होते बात थे? ये है, ये प्रजातंत्र है। इसमें बहुत से जो लोग होते हैं वो लोगों को ये भी दिखाते हैं कि हमारा जो सरकार है उसमें बहुत हमारी पूछ है। अब कोई उस पूछ का कैसे वर्णन करता है वो अलग बात है। हाँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार की जो बात है ना, उसका तो आप ये मान के चलो कि उसका मैं वर्णन करूं तो मुझे ये बात ये लगती है कि मैंने कहा ये पर्ची खर्ची वाली क्या बात करते हैं। इनकी पर्ची खर्ची नहीं, ये तो बहुत बड़े लेवल पे। और मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने खुल के कहा कि ये दीनदयाल उपाध्याय स्कीम है, एक वो 5 एकड़ जमीन पे आप, अब आप देखो पानी ले लीजिए रोज सर। एक भाई ये मेरे को आके बोले कि भैया, मैंने कहा भाई आपने भी काम ये कॉलोनी का शुरू किया है? जी। हाँ। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा वो हरियाणा में आज देखें आप, हर शहर में कहीं 10, कहीं 15, कहीं 5 बहुत बुरा हाल हो रहा है। ऐसी कॉलोनी बन रही है जिनकी कोई सैंक्शन नहीं, कोई मंजूरी नहीं, और कुछ ऐसी हैं जो दीनदयाल उपाध्याय स्कीम के तहत बन रही हैं। उसने मेरे को खुद बताया। कहने लगा मैंने काम मंजूरी लेके किया। तो मैंने कहा आपका कोई वहाँ जान पहचान होगी? कहने लगे नहीं, पैसे दिए हैं। मैंने कहा कैसे? कि रेट है 1 एकड़ पे शहर के हिसाब से, कहीं 60 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 10 लाख। और शहर कितना बड़ा है उस पर। तो मैंने कहा फिर वो पकड़ लेते हैं पैसा? कहते नहीं, यही तो कमाल है। वो कहते पैसा पकड़ाओ जाके। उसने सही बात कही। उन्होंने कहा काम मेरा था जहां मैं कर रहा हूं, और जहां पैसा देने के बोले वो यहां से 70 किलोमीटर दूसरा जिला है, पैसे वहां देने हैं, काम यहां है। यानी कहीं तो, और मैं तो कई बार सोचता हूं, देखो मैंने अपनी जिंदगी में ये मैं जरूर कहूंगा कि कुछ मर्यादित चीजें होती हैं। ईमानदारी एक सबसे बड़ी चीज है, लेकिन बेईमानी में भी कोई खुले मन से बेईमान होना वो बीजेपी में मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। कॉमनवेल्थ गेम को लेकर बातें चल रही हैं जी कि 2030 में गुजरात में रखा हुआ है। तो
हरियाणा की बातें चल रही हैं कि हरियाणा में जब मेडल ज्यादा है, खिलाड़ी ज्यादा हैं खेलने वाले, तो हरियाणा में होना चाहिए। इस पे प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने कुछ किया नहीं है। हम तो 14 में आए हैं, अब थोड़ा ठीक इंफ्रास्ट्रक्चर होने लगा कि हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। किसके पास? बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रही है। क्या उनके दफ्तरों की बात कर रहे हो क्या? ये भी सवाल है वैसे। जी जी। आप पूछो तो गजब है भाई। यानी और वैसे तो मैं तो यानी साफ है मेरा तो कि इस देश की 8-10% आबादी जो संपन्नता के शिखर पे है, वो भी उसमें भी भले आदमी हो सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीजेपी की शासन प्रणाली के समर्थक हैं और 8-10% लोग अपनी और आर्थिक मजबूती के लिए देश पे राज करना चाहते हैं, और राज भी इसलिए कि लोगों को इस दिशा में रखा जाए कि बात तो बड़ी बड़ी हो लेकिन मिले कुछ नहीं। अब आप अंदाजा लगाएं, हर चीज को खरीदने की कोशिश की जाती है। आपने अभी सुना होगा ममता बनर्जी के बहुत से एमपी उनको छोड़ गए, हाँ, टीएमसी छोड़ गई। और एक साधारण छोटी सी पार्टी त्रिपुरा की, जिसका ना कोई एमएलए है ना कोई एमपी है, उसमें अपना विलय कर दिया उन्होंने। नंबर एक बात तो वहां क्यों विलय किया? जब छोड़ ही गए थे तो और भी तो है ना छोड़ने वाले, तो सीधे बीजेपी में विलय करते। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि वैचारिक रूप से, अब मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि वहां 3 जो छोड़ने वाले एमपी थे उनमें 3 मुस्लिम एमपी भी थे, और जब ये बात आई कि हम बीजेपी के साथ वोट करेंगे, डिलिमिटेशन, और वो तो करते तो हैं महिलाओं के आरक्षण के पर्दे में, लेकिन मतलब उनका डिलिमिटेशन से है। और उन्होंने कहा कि हम ममता को नाराज होकर छोड़ के आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वैचारिक रूप से जो बीजेपी चाहती वो करें। तो ये चीजें उभर रही हैं। आप मानो कि इन्होंने जिस तरह से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की है, लोगों में इस बात का पूरा संदेश है इनकी कार्यशैली से कि ये प्रजातंत्र को बिल्कुल ऐसे रास्ते पे ले जाना चाहते हैं जिसमें प्रजातंत्र का नाम रहे लेकिन प्रजातंत्र ना रहे। ये देश का आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी की वोट का हक है, उस हक को कोई अगर छीनने की कोशिश करेगा, वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पार्टी के माध्यम से आप ये चाहो कि समाज को तोड़ के आप अपनी विचारधारा को स्थापित करना चाहो, नहीं करेगा। तो चैलेंज अब भाजपा के सामने है जी। और ये भी सही है कि इस देश में पिछले 8 साल में, बल्कि हाँ 2017 से लेके और 2026 आ गया, राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में उभर के आए हैं जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि ये मन से और दृढ़ता से इस विचारधारा की पार्टी जो लोगों में अब अपने आप को स्थापित करना चाहती है उसका मुकाबला कर रहे हैं। और मुकाबला नहीं, उन्होंने साफ ये भी कहा कि मेरे मुकाबले में मैं ये चाहता हूं कि देश के सभी विपक्ष के जो साथी हैं वो मिल जाएं और मिलके लड़ाई लड़े। और यहां तक नहीं, बहुत सी ऐसी विचारधारा के लोग भी हैं
और राहुल गांधी ये कहते हैं कि आप कांग्रेस के अंदर जुड़िए, और जो कांग्रेस के अंदर जुड़ेंगे, कांग्रेस और जो लोग वैचारिक रूप से कांग्रेस और इंडिया का जो गठबंधन है उसके साथ लगेंगे, तो लड़ाई तो लोगों ने मन बना रखा है, जी। अब संघर्ष करने की बात है। तो साहब कॉमनवेल्थ गेम का ना वो मैटर है, हाँ, ये गुजरात में करवा रहे हैं 2030 में। तो कॉमनवेल्थ गेम जैसे पहले दिल्ली में हुआ था, यानी कि पूरा का पूरा शहर ही बसाना पड़ता है कि 5 स्टार होटल, ये हर चीज पूरा खर्चा करना पड़ता है। वहां ना तो कोई मेडल आता ना, और गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। हरियाणा में अपने खिलाड़ी भी अच्छे, पहलवान अच्छे, और अब भी मेडल लेके आ रहे हैं। यहाँ नहीं करवा रहे, वहां करवा रहे हैं। तो ये एक मुद्दा बन रहा है। यही तो सत्ता के मजे हैं। आप ये मान के चलो कि कॉमनवेल्थ गेम्स करवाने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि गुजरात में हो, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम है बहुत बड़ा, जो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, लेकिन उसके साथ और बड़ा भारी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और दूसरी बात कि हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, ये बीजेपी सरकार बोलती है कि 2036 के ओलंपिक भी हमारे देश में करवाने की कोशिश में। अब वो दुनिया की बहुत बड़ी एसोसिएशन है, वो देगी या नहीं देगी अलग बात है, लेकिन ये वो भी अहमदाबाद में कराने की है। तो गुजरात तो साहूकारों की, व्यापारियों की, उद्योगपतियों की ये है। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जनरल मालिक शाह गुजरात में एक प्रोग्राम में गए, कोई कन्वोकेशन थी या मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं इस बात का, और वहां उन्होंने भाषण देना शुरू किया अंग्रेजी में। तो कुछ लोगों ने खड़े होकर ये कहा कि मालिक शाह जी आप गुजराती में बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा जी। तो मालिक शाह जी का जो जवाब है ना, वो है सुनने वाला, वो जो आपका जो सवाल है ना उसका निचोड़ है ये। तो मालिक शाह साहब कहते हैं कि मैं 40 साल इंडियन डिफेंस फोर्सेस में रहा हूं और मुझे मार्शल का भी सम्मानित किया गया है, और मैं डोगरा रेजिमेंट में रहा, मैं सिख रेजिमेंट में रहा। उन्होंने मैं तो कहता कि मैं हिंदी बोल सकता हूं, मैं डोगरी भाषा बोल सकता हूं, मैं पंजाबी बोल सकता हूं, लेकिन गुजरात का तो कोई आदमी फौज में होता ही नहीं, तो मैं गुजराती कहां से सीखता। तो जिस स्टेट में ये हो कि फौज से भी ताल्लुक ना हो, खेलों से भी ताल्लुक ना हो, और किसी भी तरीके से राजनीति में मोदी जी और अमित शाह जी, अब तो राजनीति तो इन दोनों ही की है जी। मैं तो वहां मंत्री रहते भी देख लिया मैंने, कहा बाकी तो आप तो अच्छे से जानते हो। तो इसलिए आप ये मान के चलो कि जिसका राजा उसकी प्रजा भाई, और इसीलिए कि भाई मैं गुजरात में ही कराऊंगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कब कब बनना होता है। जी। छात्र आंदोलन हुआ जी, आप लोगों ने देखा जंतर मंतर पे, जनजी जनरेशन आई है जी, आपने देखा होगा कि बड़ी तेज है। तो क्या लगता है कि कुछ बदलाव होगा? उसके छात्र आंदोलन इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। इस्तीफा तो खैर ठीक है, वो बीजेपी शायद इस बात पे अंतिम निर्णय पे पहुंची हो के धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से उनकी जान छूट जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। और आपने छात्र आंदोलन की जो बात कही, छात्र आंदोलन में
फिर मैं एक बात कह रहा हूँ, एक राजनीतिक रूप से मैं ये सोचता हूँ कि जो नीट के छात्र हैं या यूपीएससी के एग्जाम हैं या और बड़े पदों के लिए, जी इंजीनियरिंग के लिए है, मेडिकल, ये बड़ी चीजें हैं, इनके जो बच्चे हैं उनको उदासी इस बात की है कि अगर 22-22 लाख बच्चों को दोबारा मैदान में फिर जाना पड़ेगा तो उनकी नाराजगी की सीमाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो ये कहते हैं कि इस व्यवस्था में हमारे को इंसाफ नहीं मिल सकता, और ना इंसाफ मिलने की वजह से आज वो उतावले हैं। और जो आप कह रहे हो कि उतावलापन इतना है कि कभी ना कभी उसको मैं ये कहता हूँ कि ये जो वर्ग है युवाओं का, और इसमें भी जो जिनका नाम मैंने दिया कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं वाले, वो बड़े बड़े परिवारों के, बड़े बड़े मतलब जो जिनको हम ये कह सकते हैं कि समाज का जो, जिसको मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास का बहुत बड़ा वर्ग है, और ये मिडिल क्लास बहुत दिन तक मोदी जी की समर्थक रही है। आज वो पर्दे खुलने शुरू हो गए हैं। पिता भी अपने बेटे को कहता है जो लड़ाई लड़ रहे हो ठीक लड़ो, हमने कहीं ना कहीं गलत असेसमेंट की है, और बेटा भी ये कहता है कि पिताजी लड़ाई में आप भी आओ। तो आज बेटा भी लड़ रहा है और पिता भी लड़ रहा है, और निर्णायक लड़ाई होगी, ये मैं आपको बता देता हूं, और जल्दी होगी, इसकी जो स्पीड अप हो गई है। इसमें जी मोदी जी ने भी इंस्टाग्राम पे अब लाइव आना, बातें करना उनसे शुरू कर दी है, और जैसे मित्रों बोलते थे पहले तो, लेकिन अब फ्रेंड्स बोलते हैं उनको। तो आप भी कोई सोशल मीडिया ऐसा शुरू कर दो इनसे बात करने के लिए, आज की युवा पीढ़ी से बात करने के लिए। ये बात ये है कि मैं तो आपके सामने भी हूँ, बाइट भी दे देता हूँ, प्रेस के साथियों से गपशप भी लगा लेता हूँ, और सही बात कहने में कभी परहेज नहीं करता। मुझे ये नहीं है कि भाई इसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन जो मैं सही मानता हूँ बोलता हूँ। मोदी जी ने तो कम से कम शुरुआत तो की और वहीं से ये आवाज आ रही थी कि जो पहला उनका वीडियो आया रात वाला, आपने देखा वो? मैंने देखा। तो एक साहब कहने लगे कि जिस कैमरामैन ने ये फिक्स किया उनका चेहरा, उसकी नौकरी जाएगी। फिर आपने दूसरी वीडियो देखी होगी फिर तो सही? हाँ, दूसरी भी देखी, उसमें सुधार हुआ लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है अब इस बात को समझ चुकी है कि अपने बचाव के लिए अब कुछ ना कुछ अगर करोगे तो, और उसको भी सच्चे मन से, और लोगों के लिए तो कुछ बचाव के गुंजाइश है, वरना लोग तैयार हो चुके हैं तुम्हारी सेवा करने के लिए, और ऐसी सेवा करेंगे आप समझ नहीं सकते कि लोग जो हैं वो इस बात पे बहुत उनको, मतलब मैं ये कहूँ कि वो ये कहते हैं कि यानी कॉमा फ्लैज मत करो किसी चीज को, दिखाते कुछ हो करते कुछ हो। अरे जो आपको करना है प्रजातंत्र में साफ होके करो, ये नहीं है कि आप दिखाओ कुछ। अब ये कहीं आपने सुना कि 2 महीने पहले बिहार में SIR शुरू कर दी, इलेक्शन से 2 महीने पहले, इसी तरह बंगाल में, और फिर जुडिशरी का भी ये फैसला आता है कि ये 32 लाख या कितने वोटर थे वो, 27 लाख थे या 32 लाख। हरियाणा में तो 33 लाख हैं। हरियाणा में तो 33 लाख के, हरियाणा की नहीं मैं कह रहा, उनको भाई यानी कोर्ट ने भी फैसला कर दिया कि अगली बार डाल लेना ये 27 लाख लोग वोट अब की बार। क्या यानी ये होती है क्या प्रजातंत्र में बातें
तो ये बातें अब निखर रही हैं, मैं सिर्फ जी। इतना कह रहा हूँ, निखर रही है। अब SIR हुआ जी, तो हरियाणा में भी लगभग 33 लाख के आसपास वोट कटे हैं, तो कितना कुछ आप फर्क मानते हो? 33 लाख तो कटे हैं हाँ। और उसके बाद 40 लाख नोटिस आए हैं। उन 33 लाख से अलग है ये 40 लाख, 33 लाख से अलग जी। अलग हैं। 33 लाख तो वो है ना जो कट गए। कट गए मतलब कि या तो कहीं और है या जिनकी मिले नहीं है, जिनकी मृत्यु हो चुकी जिनकी है। मृत्यु हो चुकी, या जो एब्सेंटी हैं, या जो शिफ्ट कर गए और जिनका पता नहीं लगा, उनकी वोट तो काट दी। उसके बाद जो वोटर लिस्ट आई है उसमें से 40 लाख लोगों को नोटिस हुआ है कि भाई तुम्हारी स्पेलिंग ये है तो इसलिए तुम्हारा वोट तो शक के दायरे में है, या तुमने जो कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया तो तुम्हारी वोट कटेगी, तुम्हारा ये नहीं दिखाते कि तुम्हारे पिता का नाम ठीक नहीं है कहीं, मतलब इतने तरह के सवाल हैं जिसको साधारण तौर पे नोटिस देके कोई आओगे तो जो जो हमारा समाज गांव में है उनके तो औरतों को अगर आप वो फॉर्म दे के आ जाओगे कि ये नोटिस है आपको, वो तो कभी जाके देखेगी नहीं ना, उसको पता कि इसका क्या मतलब है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक प्री सीमन की भी बातें चल रही है जी, प्री सीमन होगा तो उससे क्या नफा नुकसान लग रहा है जी? किसका? हरियाणा में अगर प्री सीमन होता है, प्री सीमन की जो बातें चल रही है ना, हाँ? प्री सीमन की बातें चल रही है जी कि आप लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी। नहीं, वो तो अब देखो, मैं यही फिर बात आ गई, आज पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो गया, जबकि इस सेशन में बीजेपी की सरकार ने ये सोचा था कि हम 2/3 बहुमत ले लेंगे और वो बिल पेश करके पास करा लेंगे। लेकिन उसमें मैंने बताया ना कि लोगों में 3 बंगाल के MP ये बोले ममता पार्टी से जो हटके आए कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, तो उनके पास बहुमत है नहीं, 2/3 बहुमत नहीं है और इसलिए बिल पेश नहीं कर सके। अगली बार के लिए कोशिश में है और ये बात भी साफ हो गई कि जिस किस्म से ये कर रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल है, उसमें यानी परिसीमन की भी बात करें, ये नहीं, लोग समझ गए इन बातों को और मुझे नहीं लगता कि ये इनकी गाड़ी इस बात को खींच के ले जाएगी। हाँ, ये जरूर है, और जो साउथ की स्टेट है उन्होंने तो साफ बोलना ही शुरू कर दिया। आज था कि जो रेजोल्यूशन पास हुआ है तमिलनाडु की असेंबली में जी, वो यही है कि 543 सीटों से ज्यादा सीटों का कोई औचित्य नहीं इस वक्त में, और इन्हीं के आधार पे 33% महिलाओं को आरक्षण दे और इसी आधार पे अगला चुनाव कराए जी। तो जब इस तरह का ट्रेंड आएगा जी, तो चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जिले वाइज अब प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सिरसा में भी प्रोग्राम होना था, तो कांग्रेस के विधायक हैं गोकुल सेतिया, वो लगातार आप लोगों के बारे में लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो क्या पीछे की कोई वो है जी कहानी या फिर कैसे सुनते हो जी आप जो बोलते हैं वो लिखते बात हैं? ये है, मेरे से क्यों पूछते हो? ये इन लोगों की बात का जवाब मैं तो विधायक है जी इसलिए पूछ लिया। अरे छोड़ो यार, विधायक की बात नहीं है, बात यह है किसी आदमी का स्तर तो होना चाहिए ना कि मैं ये बात कह रहा हूं, यानी अपने आप में भी मजाक बनते हैं और फिर ये भी सोचते हैं कि हम भी कुछ बोलें, तो हम तो नहीं बोलते कि भैया आपको जो बोलना है बोलो, हम आपकी बातों का जवाब देने से अपने आप को नीचे करने की बात सोचेंगे। और आप भी, मैं तो पहले भी मैं बोला है कि
आपको मौका मिला है राजनीति में, एक अच्छे राजनीतिक के रूप में आगे आओ। क्या मतलब हुआ कि वो कुर्सियां लगी हुई थी और उनकी सीट पीछे थी, आगे वालों की पर्चियां फाड़ के वो आगे बैठने की कोशिश कर रहे। ये किरदार है क्या भाई? अशोक तंवर हैं, उनको आगे कुर्सी क्यों नहीं मिलेगी? 6 साल 5 साल से ज्यादा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। वीरेंद्र सिंह आगे बैठे हैं, उनको कुर्सी क्यों नहीं मिलेगी? 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष, 1 बार हरियाणा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष। यानी ये लोग ये समझते हैं कि इन बातों से लोग इनका ये कहेंगे भाई बड़े तगड़े मजबूत बंदे यार, देखो पर्ची फाड़ दी। इनका उल्टा प्रभाव पड़ता है। और हरियाणा में मैं ये कहता हूं कि इन चीजों का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। आप अपने आप में लोगों के मन में ये हो जाए कि ये बात जो है ये बड़े शाइस्ता तरीके से, रिस्पेक्टेबल तरीके से बात करते हैं, तो लोग आपको अच्छा कहेंगे। अब हम इनकी बातों का जवाब देते रहे, मैं तो नहीं देता। आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? पूरे हरियाणा के प्रोग्राम रहेंगे? हाँ, पूरे हरियाणा के प्रोग्राम रहेंगे? किस तरह की रणनीति रहेगी? आप सीएम बनते बनते 3 बार आप खुद कहते हैं कि मैं रहा हूं, तो अब प्लानिंग ये है कि अब सीएम का बाबू बनना है? देखिए बात ये सीएम और बिना सीएम की बात नहीं। बात ये है कि कांग्रेस मजबूत हो, और मजबूत कांग्रेस के नेता नहीं, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। और मैं आपका ही जवाब दे रहा हूं कि नेता का मतलब ये नहीं होता कि चीफ मिनिस्टर मैं बनूं तो कांग्रेस है, ना तो कांग्रेस नहीं। ये नहीं हो सकता। अब देखना आप, और ये अभी तो 3 साल हैं निरंतर, मैं किसी और का सहारा नहीं चाहिए मेरे को। मैं अकेला इस बात के लिए कोशिश करूंगा और करूंगा नहीं। मेरे को पता है मेरे 50-55 साल से जो संबंध हैं उनमें लोग जुड़ेंगे, और जुड़ने का मतलब यह है कि कांग्रेस मजबूत होगी, पार्टी, नेता कोई मजबूत नहीं। और जो मजबूत अपने आप को समझते हैं उनको भी समझना पड़ जाएगा कि वक्त जा चुका है। अब पार्टी मजबूत है तो आप मजबूत हैं, पार्टी मजबूत नहीं तो आप कहीं भी नहीं। और यही बात होती है सबसे बड़ी। और इसी बात के लिए 1977 में हम 3 लोग चुनाव जीते सिर्फ कांग्रेस के। तिवारी कांग्रेस? हाँ? तिवारी कांग्रेस है? तिवारी कहाँ, कांग्रेस। जब सारे देश में कांग्रेस हार रही थी, हम 3 लोग चुनाव जीते। मैं तो अपना बता सकता हूँ कि मैं चुनाव इसलिए जीता कि मैं 5 साल 72 में चुनाव हारने के बाद लोगों के बीच में रहा, और लोगों ने कहा भाई ठीक है, कांग्रेस पार्टी का हमने पिछली बार चुनाव में वोट नहीं दिया, अब की बार वीरेंद्र सिंह को वोट देंगे। तो उसी बात से आप ये मान के चलो कि लोगों का जो निर्णय है वो निर्णय भी इस बात पे आधारित है कि आप आपकी राजनीतिक जीवन में आप कहीं ऐसी बात तो नहीं कर रहे जो लोगों को पसंद ना हो या लोगों से अलग हो। तो इसलिए जिस एमएलए की आपने बात करी, उनसे भी मैं यही कहूंगा कि अच्छे विचारों से आप लोगों के साथ जुड़ोगे तो सिर्फ आपके चुनाव क्षेत्र की बात नहीं, आप जिले में भी अपने आप को, आप हरियाणा में भी लोगों से कहलवा सकते हो कि ये भला आदमी है। भला आदमी जो होता है वो उस पे लोगों का ये मन बनता है कि इस आदमी की भलाई की वजह से हमारे समाज में, हमारी राजनीति में, लोगों में एक जगह बनती है। वो जगह कोई बना ले। और मैं तो आज भी ये कहता हूं कि जो इससे हटके चलेगा, आप देखो ना, आपने सवाल पूछा नहीं, मैं बता देता हूं आपको। जेजेपी पार्टी जी
अगर लोगों के हिसाब से काम करती तो आज उनकी ये हालत नहीं होती। दुष्यंत चौटाला 2019 के इलेक्शन में जी 82,000 वोट लेते हैं उचाना हल्के से, और 5 साल के बाद 82,000 से 8,000 पे रुक गए। यानी 8,000 से ऊपर वोट नहीं आई, 82,000 वोट लेने वाले। क्यों? क्योंकि आपने लोगों से अपने आप को ऊपर समझ लिया, और ऊपर इसलिए समझ लिया कि कहीं ना कहीं आप राजनीति से ज्यादा अपनी दौलत को बढ़ाने का प्रोग्राम। लेकिन मैं इसमें रोकना चाहूंगा जी, दोनों का ना, आपका और जेजेपी का किसान आंदोलन की वजह से काफी नुकसान हुआ है। नहीं, मेरा लोग तो, ये कहते हैं। ना मैंने बता दिया। लो, ये तो कुछ भी हो, मैं लोगों से ये पूछता हूं कि मैं किसानों के धरने पे गया कि नहीं गया? कौन गया था बीजेपी से? मैं गया था, और सिर्फ गया नहीं, मैं प्रेस में भी खुल के बोलता था किसान के हक में। और तीसरी बात जो मैंने कही कि संयुक्त किसान मोर्चा के लोग मेरे पास आए थे कि वीरेंद्र सिंह, आप बीजेपी में हैं, इन्होंने तो डायलॉग बंद कर दिया, संवाद ही नहीं कर रहे, कम से कम ये तो शुरू कराओ। उसके लिए मैंने कोशिश की। और किसान, और क्या होता है किसान का? इसमें लोग ये कहते हैं जी, अगर दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे देता तो आज सीएम होता। हाँ? अगर दुष्यंत चौटाला किसान आंदोलन के समय इस्तीफा दे देता तो आज सीएम होता, अच्छा चेहरा होता। ना, कुछ नहीं होता। आप ये भी गणित लगा लो। अबे चौटाला ने इस्तीफा दिया, तो उसकी, यानी मैं वोटर की बात कर रहा हूँ, 8,000 वोटों से क्या यानी पीछा छुटाना मुश्किल हो गया। वो कहते हैं ना, राम राम करके विजय मिली है। ये दुष्यंत की जो बात थी, ये तो सत्तासीन था, और सत्ता में रहते जिस किस्म की, यानी जिसको हम भ्रष्टाचार बोलते हैं, दो तरह का भ्रष्टाचार किया। एक भ्रष्टाचार तो ये कि आप वोट मांगते हो कि हम बीजेपी को खत्म कर देंगे जी, और यूपी में भगा देंगे इनको। चुनाव जीतने के 24 घंटे भी नहीं पकड़े कि उनके साथ उनकी गोदी में जाके बैठ गए, सिर्फ इसलिए कि सत्ता का लालच। सब यानी पॉलिटिकल करप्शन बोलता हूं मैं इसको, राजनीतिक भ्रष्टाचार। और दूसरा फिर बन के जो किया, जो दूसरा भ्रष्टाचार है, उसके बारे में कितनी चीजें उठी, कितनी बातें आई। तो ऐसा आदमी अगर इस्तीफा भी दे देता ना, लोगों की नजरों में आज क्या है, मैं इसीलिए तो आपको 82,000 वोट लेने वाला 8,000 क्यों लेता है आज? इसीलिए ये मत सोचो कि आप अपने गुनाहों को, यानी इस्तीफा देके अपने गुनाहों को बिल्कुल साफ कर दोगे। गुनाहगार लोगों की नजरों में इसलिए है कि इन्होंने हमारी जो सोच थी कि ये बहादुरी से बीजेपी के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, इन्होंने नहीं किया। ये उनकी गोद में जाके बैठे, और फिर उसके बाद जो भ्रष्टाचार की बातें इनके बारे में चली हैं। मैं खुद बीजेपी में था, मैं पूछता था इनसे, बीजेपी के जो नेता वेता हैं, मैंने कहा यार ये इतने पैसे वैसे का घपला हो रहा है। कहने का करने दो, सुन लो ये मेरी बात, करने में क्यों कि इनकी फाइल तैयार कर रहे हैं। लास्ट वाला सर, राज्यसभा में जो कुछ हुआ, अब 5 विधायक तो सस्पेंड है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वजह रही, क्यों सस्पेंड करने पड़े, और ये नौबत ही क्यों आई? बस यही बात तो आप 10 बार कहलवा लो कि संगठन ना हो तो एमएलए तो बन गए, नाम भी कांग्रेस का, लेकिन संगठन से जुड़ा हुआ जो आदमी होगा
वो कहीं ना कहीं तो ये भी सोचेगा यार कुछ तो और सब भावांतर है। अब क्या करें। ये कहते हैं जी सारे, जैसे हुड्डा के साथ भी काफी विधायक है भाई, उसके साथ हाँ? में काफी विधायक है हुड्डा साहब के साथ, किसका? जो कांग्रेस के विधायक हैं ज्यादा उनके साथ रहते हैं। हाँ, तो आप भी अब लग रहे हो जैसे प्रचार ये कांग्रेस का कर रहे हो, तो कुछ ऐसा होगा मैं कि यही तो कह रहा हूँ हाँ कि जो आदमी 20 साल तक संगठन नाम से जुड़ा ना हो, जिस आदमी को कांग्रेस की विचारधारा नहीं, कांग्रेस के में इसलिए है कि टिकट लेनी है, विचारधारा अगर होगी तो टिकट लेना कुछ ये नहीं है कि वो वैसे कोई साधु बन के नहीं आए, टिकट का भी उनका हक है, लेकिन वैचारिक रूप से अगर आप कांग्रेस के साथ नहीं हो, और इसलिए नहीं हो कि कांग्रेस का संगठन नहीं, तो वो लोग आप समझोगे कि वो कांग्रेस के लिए खड़े रहेंगे। और इसीलिए 5 आदमियों ने कांग्रेस के कैंडिडेट के विरोध में वोट किया। तो इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता कि राजनीति में विचारधारा से जुड़ो और संगठन के माध्यम से अपने आप को वो पार्टी मजबूत करती है, तब कोई पार्टी की मजबूती आती है, वरना नहीं आती। और इसीलिए ये एपिसोड हुआ। अब उसमें आप किसी का नाम ले दो कि उसने नहीं करवाया, उसने, ये जो जो करने वाले हैं उनको भी पता होना चाहिए कि ये क्यों करवा रहे हैं उनकी का, इसका मतलब वो कांग्रेस। आपको तो पता होगा किसका हाथ था इसमें, आपको तो अच्छे से पता होगा अब तो किसका हाथ था जी पीछे इनके। अच्छा, मेरे को तो, मैं बताता, मेरे को तो 5 लाख रुपए दुखते हैं। मैंने तो वकील किया था, मैं एमएलए एमपी बना ना राज्यसभा का, अच्छा जी। जब बीजेपी में, ये बात है 2016 के, तो नहीं, हाँ 2016 के, तो मैं तो नंबर 1 कैंडिडेट था, तो मेरे को तो 44 वोट आई। जो नंबर 2 कैंडिडेट थे वो था निर्दलीय, ये जो सुभाष चंद्रा, और हमारे जो कैंडिडेट थे जिनको कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी, उधर से ये इनेलो भी सपोर्ट कर रही थी, वो थे अपना अरोड़ा, अशोक अरोड़ा जी। हाँ, अशोक अरोड़ा जी नहीं वकील थे ना वो, अच्छा, दिल्ली में वकील थे वो, ठीक, वो कैंडिडेट थे। स्याही कांड वाला जिक्र कर रहे हो ना, जो स्याही कांड के नाम से हाँ। तो अब मैं यही कहता हूं कि कहां राजनीति टिकेगी जाके, यानी जिस पार्टी की वजह से आप एमएलए हो, उस पार्टी को आप सौदे के लिए डाल देते हो कि हम, ऐसा है कि और कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो ये रास्ता है कि स्याही की बात कर देंगे। देखिए, वो जो बात हुई ना, तो जो कैंडिडेट थे उनकी तरफ से कोई बात आती है, और मैं भी कैंडिडेट था जी, तो मैं भी देख रहा था, और जीतने की परिस्थिति बनी हुई थी, जो कांग्रेस सपोर्टेड था। लेकिन क्योंकि बात तय हुई थी, ये जो अपने क्या नाम भूल गया यार, जीटीवी वाले हैं, सुभाष चंद्रा जी। हाँ, सुभाष चंद्रा जी, एक रिटर्निंग अफसर को कहते हैं, अजी मुझे लगता है ये स्याही में फर्क है।
यानी वीरेंद्र सिंह भी बैठा हो, अरोड़ा भी बैठा हो, आर के आनंद, हाँ? आर के आनंद, हाँ, आर के आनंद, सॉरी नहीं, अरोड़ा नहीं, आर के आनंद बैठे हों, और हमारे एजेंट्स बैठे हों, और जो पार्टी का ऑब्जर्वर है वो बैठा हो, और सडनली ये बात आए कि स्याही का फर्क है। ये जीत हार की बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी का एक, मैं ये कहूं कि धोखा है डेमोक्रेसी में। और रिटर्निंग अफसर ये कहे, हाँ जी, आप मुझे बताओ कि या तो स्याही का ऐसा हो कि लाल स्याही से लिखना था, आपने नीली से लिख दिया, या आपने व्हाइट स्याही से लिखना था, आपने ब्लैक से लिख दिया, तो फिर तो आइडेंटिफिकेशन बन जाती है कि हाँ ये तो गलत है। लेकिन स्याही तो स्याही थी, उसमें कोई कलर का भी फर्क नहीं था। लेकिन बात ये तय हुई थी कि ये सवाल उठेगा और स्याही पे फिर ऑब्जेक्शन होगा, उसको इलेक्शन कमीशन में भेजा जाएगा, और इलेक्शन कमीशन उसको कहेगा कि हाँ ये कौन है। फिर आपके उसमें सारे मामले में 5 लाख रुपए लगे। 5 लाख मेरे इसलिए लगे ना कि वो आर के आनंद जी ने पिटीशन कर दिया। अब क्योंकि 2 सीटों का इलेक्शन इकट्ठा था तो मैं तो जीतने वाला था, लेकिन मेरे को भी पार्टी बनाया, तो मैंने वकील किया, 5 लाख रुपए दिए। मैंने कहा मेरा कोई कसूर नहीं। वो कहने लगे जी आप पार्टी है, आपको अपना वकील खड़ा करो। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन कहाँ रुकेगा, रिटर्निंग अफसर का क्या रोल रहेगा, इसमें भी रिटर्निंग अफसर का क्या रोल था, आप बताइए। वो जो हमारा कैंडिडेट जीत गया, खुदा का शुक्र है, लेकिन इसमें भी रिटर्निंग अफसर का ये कि मैं वहां भेज रहा हूं। और बात तो यहां तक थी जी कि वो तो बीजेपी का एक वोट कैंसिल हो गया, वरना तो उन्होंने अपना खेल जी रिटर्निंग अफसर और सारा सिस्टम और ये पार्टी बीजेपी और यहाँ की हरियाणा की सरकार, ये सब दोषी हैं कि वो प्रजातंत्र का गला घोंटने की बात है। और ये इससे प्रजातंत्र बीमार होएगा तो सारा देश बीमार होगा। और यही लड़ाई है। अब मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं कि जो आप कह रहे थे क्या होगा अभी स्टूडेंट के बाद, ये है लड़ाई कि प्रजातंत्र बचाना है, वोट का अधिकार बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, जो गरीब लोगों को रियायत दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन के, उसको रखना है, इस देश की एकता को रखना है। ना तो 5 राज्य ऐसे भी हैं जिनको ये कह रहे हैं कि हम तो इस प्रजातंत्र के लिए जो डिलिमिटेशन की बात होती है, इससे तो हमारे को बहुत बड़ा, हम तो अकेले पड़ जाएंगे, हमारी तो वक़्त नहीं रहेगी। तो ये बड़े सवाल हैं, और इन बड़े सवालों पे जो क्वेश्चन मार्क हैं वो ये इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर, SIR पद्धति आपकी। आप मुझे कोई बता रहा था जी, सुनने वाली बात है हाँ। कि डिलिमिटेशन आसाम में हुई, आसाम में अभी इलेक्शन था, उससे पहले डिलिमिटेशन हुई। उसने एग्जाम्पल देके बताया कि 3 ऐसे असेंबली के क्षेत्र थे जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन उन तीनों क्षेत्रों में कहीं 30% थी, कहीं 37% थी, कहीं 50% थी। तो उस डिलिमिटेशन में, डिलिमिटेशन का खैर अभी ये बात बहुत लंबा, मैं आपको पूरा फार्मूला बता सकता हूँ कि डिलिमिटेशन कैसे होती है।
उस फार्मूले को ड्रॉर में रख के, ये जैसे 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, एक फिर दूसरी फिर तीसरी, तीनों में जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसको पहली कॉन्स्टिट्यूंसी, दूसरी और तीसरी सीधी लाइन खींच के मुस्लिम की तो बना दी एक कॉन्स्टिट्यूंसी और बाकी अलग। मतलब ये कि जीतेंगे तो एक में जीतेंगे, 2 में तो ये कभी आ ही नहीं सकते, फिर तो हमें जीत, ये नहीं, ये काम है। इस तरह से डिलिमिटेशन होएगी और इसीलिए ये जोर लगा रहे हैं कि ये जो डिलिमिटेशन के लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि जिससे इस देश पे पूरा परमानेंट कब्जा करने का जो सपना है वो हमारा पूर्ण हो। ऐसा नहीं हो सकता। और आखिर में यही बात है कि देश है, जागृत है, हम कोई ये नहीं है, 5,000 10,000 साल से तो हमारी संस्कृति सभ्यता है, उस पर कोई डाका डाले इसलिए कि मैंने राज करना है और तुम्हारे को गुलामी की तरफ ले जाना है, समाज नहीं मानेगा इस बात को। धन्यवाद चौधरी साहब बात करने के लिए, और आपने ना बेबाक तरीके से अपनी बातें रखी हैं, तो उसके लिए भी आपको धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।